हेलो एवरीवन, सो वेलकम टू द फर्स्ट लेक्चर ऑफ दिस चैनल विच इज़ रिगार्डिंग क्लास 10th केमिस्ट्री। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यार अपना चैप्टर जो इसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। ठीक है, सो बहुत ही क्रिस्प तरीके से पढ़ाऊंगा, बहुत ही मस्त तरीके से पढ़ाऊंगा, आप लोग को ऐसा नहीं लगेगा कि बिल्कुल भी भारी चैप्टर हो रहा है। ठीक है, सो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि क्लास 9th का जो बेसिक्स है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम इस वीडियो में आगे कवर भी करेंगे 9th का बेसिक्स, सो डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, अभी के लिए जस्ट नो वन थिंग कि कभी भी जैसे भी टॉपिक चेंज हो रहा होगा, आई जस्ट वांट यू ऑल कि आप लोग खाली हाथ ना बैठो। गेट अ पेन, गेट अ पेंसिल, गेट एनीथिंग यू वांट एंड गेट एक पेपर भी। ठीक है, और जो जो मैं पढ़ाऊं प्लीज उसे लिखना चालू करो। ठीक है, इस चैप्टर के कुछ की पॉइंट्स है, जब मैं जहां जहां बोलूंगा यू हैव टू मार्क इट डाउन, यू हैव टू राइट इट डाउन। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड आई एम टेलिंग यू गाइज कि बहुत छोटी छोटी डिटेल्स यहाँ पे होती हैं जिसमें मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं सीबीएसई क्लास 10 बोर्ड्स में। एंड आई विल मेक श्योर कि मैं आप लोग को वो चीज़ एटलीस्ट बताता रहूँ। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं विद दिस लेक्चर। तो देखो यार, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, ये चैप्टर पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है हमको। इसमें पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शंस पढ़नी है और इक्वेशंस पढ़नी है। क्या होती हैं केमिकल रिएक्शंस भैया, क्या होती हैं इक्वेशंस, हर चीज़ बताऊंगा, डू नॉट वरी अबाउट इट। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये पूछना चाहता हूँ कि केमिकल रिएक्शंस और कैसी भी केमिकल रिएक्शन उसमें हो क्या रहा होता है। कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होता है। ठीक है, राइट, कुछ ना कुछ चेंज हो रहा होता है। तो चेंज होने का मतलब क्या है, पहले हम चेंज को समझेंगे। ठीक है, कि व्हाट इज चेंज अकॉर्डिंग टू दिस थिंग। ओके, लेट मी जस्ट मार्केट। ठीक है, तो चेंज क्या होता है पहले उसे पढ़ते हैं। चेंज दो टाइप के हो सकते हैं यार, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस होते हैं। ठीक है, फिजिकल चेंजेस आप सबको पता है कैसी, कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में चेंज आए, केमिकल प्रॉपर्टीज में चेंज ना आए। एंड देन केमिकल प्रॉपर्टीज इज लाइक किसी भी सब्सटेंस की केमिकल प्रॉपर्टी अगर बदल जाए देन इट इज नोन एज केमिकल चेंजेस ऑकरिंग इन द सब्सटेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, अच्छा चलो पहले एग्जांपल्स देता हूँ, फिजिकल के कुछ एग्जांपल्स देता हूँ और केमिकल के कुछ एग्जांपल्स देता हूँ, नोटेड डाउन इन योर नोटबुक्स। सबसे पहली बात, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या बताई मैंने। फिजिकल में क्या होगा कि कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता, ऐसा कुछ एकदम अलग प्रॉपर्टीज के साथ, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टीज वही है। उस सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस फॉर्म हुआ फिजिकली चेंज होकर, वो तब भी वो कंटेंट उसके वही रहेंगे, केमिकली उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, केमिकली प्रॉपर्टीज नहीं चेंज हो रही है, इसका मतलब भी समझ में आ जाएगा धीरे धीरे, डू नॉट वरी। ठीक है, इसके एग्जांपल्स हो सकते हैं मेल्टिंग ऑफ आइस, पानी है, पानी को ही जमा दो तो आइस बन जाता है, पानी पिघल जाए तो पानी बन जाता है, और उसी को अगर हम थोड़ा बॉईल कर दे तो स्टीम बन जाता है। बट तीनों के तीनों हैं तो पानी ही ना, है तो H2O ही ना, तो उनका कंपोजिशन नहीं चेंज हुआ। ठीक है, समझ रहे हो, तो दिस इज अ फिजिकल चेंज। ऐसे ही मेल्टिंग ऑफ बॉइलिंग ऑफ वाटर भी कह सकते हो आप। ठीक है, और सोचते हैं केमिकल के बारे में, हम देखते हैं व्हाट आर केमिकल चेंजेस। ठीक है, केमिकल चेंजेस जैसे हो गया यार आपका, जैसे लोहा होता है, आपने घर में देखा होगा लोहा, उस पर जंग लग जाता है, दैट इज अ केमिकल चेंज। क्योंकि अब जो लोहा था आयरन Fe, वो ऑक्सीडाइज हो गया और उसमें ऑक्सीजन जुड़ गया साथ में, तो उसका फॉर्मूला ही बदल गया कुछ, वो भी हम पढ़ेंगे चैप्टर में आगे, डू नॉट वरी अबाउट इट। ओके, बर्निंग ऑफ पेपर है, पेपर को जला दिया, राख बन गया, केमिकल प्रॉपर्टीज बदल गई, पेपर अब पेपर नहीं रह गया। आप मेरी बात कैच कर पा रहे हो, तो फिजिकल और केमिकल चेंज, दिस इज व्हाट इट इज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं और इसे हम कैसे डिटरमाइन करते हैं कि केमिकल रिएक्शन कहीं पे हो रही है। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस का मतलब क्या है भाई, केमिकल कंपाउंड्स इन्वॉल्व होंगे, और केमिकल कंपाउंड्स अगर इन्वॉल्व होंगे तो इसका मतलब क्या है, केमिकल कंपाउंड्स आपस में अगर रिएक्ट करेंगे तो उनके ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स होगा। क्या होगा, ब्रेकिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड्स, मतलब जैसे मान लो कोई सब्सटेंस है और उसका मैंने केमिकल रिएक्शन कराया किसी और सब्सटेंस से, लेट्स इसको जनरल सेंस में समझो। ठीक है, तो कुछ कोई 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 बॉन्ड टूटेगा, कोई कोई बॉन्ड कहीं और बनेगा, तभी जाके कोई नया केमिकल रिएक्शन होगा, है ना। आगे बढ़ते हैं, केमिकल चेंज वहां पे एक आएगा, बिल्कुल सही बात है, मैंने अभी बताया कोई भी केमिकल रिएक्शन करवाने के लिए आपको केमिकल चेंज की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि केमिकल्स ही चेंज हो जा रहा है ना, कंपाउंड्स, केमिकल कंपाउंड ही चेंज हो जा रहा है। ठीक है, तो दैट इज व्हाट इट इज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टी के साथ कुछ नया चीज आपके सामने आएगी, बिल्कुल सही बात है, केमिकल रिएक्शन हो गया, जो चीज आपने पहले ली थी एज ए रिएक्टेंट्स, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सब कुछ क्लियर होगा, डू नॉट वरी। ठीक है, अभी बस मेरी बातें समझो। ठीक है, मैं लिख के बताता हूँ, इनका काम करता हूँ। देखो, मान लो आपने कुछ कोई चीज ली और उसने रिएक्ट किया और कुछ और चीज बन गई, तो इसकी प्रॉपर्टीज इससे डिफरेंट होंगी, तभी वो एक केमिकल रिएक्शन कहलाएगा। ठीक है, डन है इतना सा, ओके। देन कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं केमिकल रिएक्शंस की, मतलब कहीं पे अगर ये वाली प्रॉपर्टीज हो रही हैं तो शायद वो एक केमिकल रिएक्शन है। इट इज नॉट कंपलसरी कि ये कंडीशन से सारी की सारी कंडीशंस वहां पे प्रेजेंट ही हों, बट इसमें से कुछ प्रेजेंट हो सकती हैं, उसमें से कई सारी प्रेजेंट हो सकती हैं, कोई एक भी प्रेजेंट हो सकती है, सारी भी प्रेजेंट हो सकती हैं। ठीक है, सो मेक श्योर कि आप बहुत ध्यान से सुनना कि केमिकल रिएक्शन होता है तो क्या क्या पॉसिबल आपको चेंजेस ऑब्जर्व करने को दिख सकते हैं। देखो यहाँ लिखा है ना, ऑब्जर्वेबल चेंजेस, ये सारे ऑब्जर्वेबल चेंजेस हैं जो आपको देखने को वहां मिल सकते हैं। ठीक है, सबसे पहला चेंज इन स्मेल, दूसरा चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्मेल का मतलब क्या है, सूंघने में आपको बड़ा अजीब सा लगेगा, कुछ कोई सब्सटेंस पहले नहीं स्मेल कर रहा था, बाद में कुछ रिएक्शन हुआ और वो स्मेल करने लग गया। ठीक है, नेक्स्ट कम्स अप चेंज इन स्टेट। अब स्टेट का मतलब क्या है भैया,
कोई चीज़ सॉलिड थी, वो लिक्विड में बदल गई, लिक्विड से गैस में बदल गई, ठीक है, दैट इज चेंज इन स्टेट, ठीक है। चेंज इन कलर, भाई वो ग्रीन था, वो ब्लू हो गया, या फिर येलो हो गया, फिर वो व्हाइट हो गया, फिर वो सिल्वर हो गया, व्हाट्सोएवर, ठीक है। दिस इज चेंज इन कलर। इवोल्यूशन ऑफ गैस, कोई रिएक्शन हुई और उसमें कोई गैस इवोल्यूशन हो गया गैस का। इवोल्यूशन का सिंबल ये वाला होता है, देखो ऐसे ब्रैकेट में एरो ऊपर की तरफ, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई गैस रिलीज हुई है, ठीक है। हम आगे पढ़ेंगे, बहुत सारी गैसेस रिलीज होती हैं आपकी जितने चैप्टर्स में सारी रिएक्शन है, डू नॉट वरी अबाउट इट। आपको ये नोट्स भी मिल जाएंगे, आपको मैं एक चीट शीट भी दूंगा। चीट शीट व्हाट इज इट? एक पूरी चीट शीट बना रखी है मैंने जिसमें सारी केमिकल रिएक्शंस मैंने लिखी हुई हैं आपके लिए इस पूरे चैप्टर की एक साथ, ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज के साथ। सो आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, उनको आप उस चीट शीट को रिवाइज करोगे, आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में बदलाव हो सकता है, कुछ ऐसा रिएक्शन हो गया जिसमें आग लग गई, कोई ऐसा रिएक्शन हो गया जिसमें हमको आग देनी पड़ी, ठीक है, कहीं पे आप, तो चेंज इन टेम्परेचर का वो एग्जांपल हो गया, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट्स, अभी मैं इसमें डेप्थ में क्यों नहीं जा रहा हूँ, बिकॉज आई वांट यू गाइस टू जस्ट हैव अ ब्रीफ नॉलेज अबाउट इट, ठीक है। एक मोटा मोटा समझो कि प्रेसिपिटेट क्या होता है, ये भी मैं बता देता हूँ। जब भी कोई दो सॉल्यूशंस मिलके कोई एक सॉलिड सब्सटेंस क्रिएट करते हैं, जब भी कोई दो सॉल्यूशंस आपस में रिएक्ट करके, ठीक है, दो एक्वस सॉल्यूशंस हैं, उनको मैंने मिक्स किया, लेकिन उनके कुछ रिएक्शन की वजह से कुछ सॉलिड प्रिपेयर हो गया, दैट इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, ठीक है। तो दैट इज योर होल फर्स्ट पेज, इसको आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। डो नॉट वरी, जो जो पॉइंट्स मैं बोल रहा हूँ यार, कहीं कहीं पॉइंट्स मैं बस डिक्टेट कर रहा हूँ, मेक श्योर टू राइट इट डाउन, ठीक है, और इसलिए बहुत ध्यान से सुनो, कीप योर फोकस यार, ओके। आगे देखते हैं, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स देखते हैं, व्हाट आर रिएक्टेंट्स, ठीक है। चलो अब मैं आपको समझाना स्टार्ट करता हूँ। एक बढ़िया सा कलर लेते हैं, आप लोग मेरे को चूज करके बता देना, नेक्स्ट वीडियो में आपके वाले कलर से कर लेंगे। अभी मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ग्रीन से, ठीक है। ग्रीन से नहीं करेंगे, चलो ग्रीन तो प्रिंसिपल सर का प्रिंसिपल सर का कलर होता है, ठीक है, बट लेट्स से वी विल गो विद वाइट, ठीक है। व्हाट आर रिएक्टेंट्स, याद रखो एक केमिकल रिएक्शन है, लेट मी जस्ट राइट इट डाउन। कोई केमिकल रिएक्शन है, ए प्लस बी गिव्स सी प्लस डी, अभी बस ऐसे नॉर्मल खुद ही लिख लो, ठीक है, तुम ऐसे भी लिख लो, ए प्लस जेड प्लस गिव्स एक्स प्लस वाई, ठीक है, लेट्स जस्ट से ये भी है, ठीक है। तो कभी भी इस एरो के, ये जो एरो दिख रहा है बीच में, यू कैन सी गाइस, ये एरो जो है इसके लेफ्ट साइड पे कोई भी चीज होगी ना, लेफ्ट साइड पे, दैट इज योर रिएक्टेंट साइड। वो कौन सी साइड होती है? दैट इज योर रिएक्टेंट साइड, ठीक है। प्रोडक्ट्स क्या हो गया भैया? अरे भैया तो बहुत ही आसान हो गया, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, देखो खुद ही देखो भैया, हम आपको बताते हैं, रुको। ए प्लस जेड है, गिव्स वाई प्लस जी मान लो, तो भैया सिंपल सी बात है, एक एरो है, इस एरो के राइट हैंड साइड पे जो भी है, जो भी सब्सटेंस इसके राइट हैंड साइड पे है, वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका प्रोडक्ट, उस रिएक्शन का प्रोडक्ट। और ये एक पूरी रिएक्शन है, ठीक है, दिस इज अ होल रिएक्शन, ओके। अब आते हैं वर्ड रिएक्शन, व्हाट इज अ वर्ड रिएक्शन, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं, चलो। वर्ड रिएक्शन ये होती है यार कि किसी भी रिएक्शन को जब आप पूरी पूरी कंप्लीट उसके कंपाउंड नेम के साथ लिखते हो, मान लो एक बहुत ही सिंपल रिएक्शन पूरे चैप्टर में आपकी सबसे पहली रिएक्शन कौन सी है? Mg प्लस O2 गिव्स MgO। ये मैं बताऊंगा कैसे कैसे बनाते हैं, कैसे कैसे लिखते हैं, ठीक है। Mg प्लस O2 गिव्स MgO। तो यार इसी को अगर मैं इसके वर्ड पूरे पूरे फॉर्म में लिख दूं ना, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, और यहां पे लिख दूं प्लस ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये उसकी वर्ड रिएक्शन हो गई। क्या हो गई? वर्ड रिएक्शन। व्हाट इज वर्ड रिएक्शन? कहते हैं कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है बोर्ड में कि राइट इट्स वर्ड रिएक्शन, तो आपको ये वाली नहीं लिखनी है, आपको कौन सी लिखनी है? ये वाली लिखनी है, ठीक है। उसी को केमिकल इक्वेशन कब बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन तब बोलते हैं जब इन्हीं वर्ड्स को आप उनके सिंबल्स में लिखने लगो। जैसे अब आपके क्वेश्चन में दिया है कि मैंने आपको एक मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन लिख के दे दिया, क्वेश्चन में ये लिख के आ गया कि मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन की आपको रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। तो यहां पे क्या गिवन है क्वेश्चन में? वर्ड रिएक्शन गिवन है। आपको इसे किस में बनाना है? केमिकल इक्वेशन में बनाना है, या फिर केमिकल रिएक्शन भी कह सकते हो, केमिकल इक्वेशन भी कह सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपको इसके सिंबल यूज करने पड़ेंगे। Mg का सिंबल, मैग्नीशियम का सिंबल Mg, और ऑक्सीजन का सिंबल O2 गिव्स MgO। यहां पे मान लो लिखा है कि गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है, क्वेश्चन में लिख के आएगा, तो वहां पे ऐसे। तो बेसिक कंसेप्ट समझ में आया आपको? रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, देन वर्ड रिएक्शन क्या होती है, और वर्ड रिएक्शन को ही कन्वर्ट कर लेते हैं कैसे? केमिकल रिएक्शंस में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्लास 9th का रिकैप, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई वांट कि आप लोग इस समय अपनी क्लास 9th की बुक मत खोलने लगना, ठीक है। मैं एक अभी इस वीडियो में यहाँ पे आपको वैलेंसी की एक चार्ट शीट पेस्ट कर दूंगा, आपको दिख जाएगी, ठीक है। एक बार उससे एक बार नजर डाल लो, पॉज कर लो वीडियो और उसके ऊपर नजर डाल लो, ठीक है। और ये भी चीज आप लोग एक बार अपना रिवाइज करो, ठीक है। क्या चीज? कि कैसे कैसे कंपाउंड्स बनाए जाते हैं। जैसे मान लो Mg है और O है, तो Mg की वैलेंसी है 2+ और इसकी है 2-, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे, याद आया कुछ? और क्रॉस मल्टीप्लाई करते थे और लिखते थे, क्योंकि दोनों की 2 2 है तो ऊपर कुछ नहीं लिखेंगे, तो MgO आपका कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। इफ यू गाइज रिमेंबर,
अच्छी बात है, नहीं है कोई बात नहीं, चलो एक दो कंपाउंड्स और बना लेते हैं। मान लो मैंने बना लिया H, चलो प्रॉपरली पेन से लिख लेते हैं, H है और O है, ठीक है। रिवीजन रिवीजन करवा रहा हूँ, क्लास 9 का रिकैप दे रहा हूँ, फटाफट करेंगे, डोंट वरी, ठीक है। H की वैलेंसी है +1, O की वैलेंसी है -2, ठीक है। दोनों इधर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई हुए तो H के साथ 2 आ गया और O के साथ 1 आ गया, तो H2O आपका कंपाउंड बन गया। ये चीज़ आपको रिवाइज करनी है एक बार, और सारी एलिमेंट्स या कंपाउंड्स जो भी है उनकी आपको वैलेंसीज रिवाइज करके आनी है, ठीक है। मैंने चार्ट लगा दिया था, आपने होपफुली पॉज करके उसको देख लिया है, ठीक है। फिजिकल स्टेट्स क्या होती है मैंने आपको बता दिया, सॉलिड लिक्विड एंड गैस। सॉलिड मतलब एकदम हार्ड स्ट्रक्चर, नो मूवमेंट, है ना, ये सब चीज़ें। लिक्विड थोड़ा सा मूवमेंट, है ना, और मतलब वॉल्यूम ऑलमोस्ट कांस्टेंट, और शेप चेंजेबल है, ठीक है। गैसेस बहुत ही फ्रीली मूव करती हैं, बहुत सारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस प्रेजेंट होता है, ठीक है जी। अब एनर्जी चेंजेस, एनर्जी चेंजेस भी क्लास 9 का टॉपिक था, याद करो, आपको पढ़ाया गया था कि किसी भी रिएक्शन में चलो आपको अच्छे से बताता हूँ। किसी भी रिएक्शन में क्या होता है कि हम एनर्जी का फ्लो भी देखते हैं, ठीक है। एनर्जी का फ्लो का मतलब क्या है कि वो रिएक्शन में हमने एनर्जी पास करके उसमें घुसाई, या फिर उससे एनर्जी हमको मिली, ठीक है। तो वो चीज़, उसको हम कहते हैं एक्सो या फिर एंडो। अब भैया एक्सो और एंडो मेरे को बता दो क्या होता है। एक्सो ये होता है एक्सो, एक्सेल, ऐसे करो, एक्सो मतलब एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल मतलब आप बाहर निकाल रहे हो, ठीक है, बाहर निकाल रहे हो, यानी कि जो भी आपकी एनर्जी है वो क्या हो रही है, इसमें एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, याद रखना, ठीक है। और एंडो, एंडो मतलब एक्सो का उल्टा, अगर रिलीज हो रही थी एक्सो में तो एंडो में क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही होगी, या फिर इनटेक हो रहा होगा एनर्जी का, इनटेक ऑफ एनर्जी, ठीक है। क्लियर हो गई इतनी सी बात, तो क्लास 9 का भी रिकैप यहाँ पे डन होता है। चलो, तो ये दो दो स्लाइड समझ में आ गई, अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन, अभी हमने पढ़ लिया था केमिकल इक्वेशन क्या होती है, उसी को थोड़ा सा वर्ड फॉर्मेट में देख लो, ठीक है। आई विल बी वेरी क्विक विद इट। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, मैंने क्या कहा था कि वर्ड रिएक्शन में ही जो आपको एलिमेंट दिया है नाम, जैसे मैग्नीशियम वहां दिया था, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है। मैग्नीशियम का ही क्या करना है आपको, उसका ही सिंबल लिख लेना है Mg, तो ये क्या बन गई, एक इक्वेशन बन गई। वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन से केमिकल इक्वेशन बन गई, ठीक है। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन का ही सिंबल यूज करके उसे जब आप लिखते हो तो वो क्या बन जाती है, केमिकल इक्वेशन बन जाती है। क्लियर हो गई थी सी बात, वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, अब हम आपको थोड़े से क्वेश्चंस भी देंगे साथ में, ठीक है। बैलेंसिंग पहले मैं सिखाऊंगा, उसके बाद हम आपको क्वेश्चंस देंगे, ठीक है। सो लेट्स जस्ट से कि हमारे पास एक इक्वेशन आ रखी है टू बैलेंस, ठीक है। बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यार, आप लोग के इस क्लास में हमेशा आता है, एक से दो क्वेश्चन जरूर टपकेंगे इस चैप्टर से जिसमें बैलेंसिंग रिक्वायर्ड होगी, तो बैलेंसिंग प्लीज सीखो, ठीक है। लेट्स से H2 + O2 गिव्स H2O, ये आपके पास रिएक्शन है, ठीक है। H2 + O2 गिव्स H2O। अब आप देखोगे बैलेंसिंग में करते क्या है, बैलेंसिंग पहले क्यों करते हैं ये समझो, पहले क्यों करते हैं ये समझते हैं यार। एक आप लोगों ने लॉ पढ़ा था क्लास 9 में, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है कि कभी भी कोई भी मास या तो क्रिएट नहीं कर सकते, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, क्रिएट नहीं हो सकता, डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता, जितना मास है उतना ही रहेगा, राइट। इसका अगर वर्ड टू वर्ड अगर मैं रीड करूं तो मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वेरी गुड। तो यानी कि भैया जितना रिएक्शन के रिएक्टेंट साइड में मास है उतना ही राइट साइड में भी होना चाहिए, क्योंकि बीच में मास खो जाए ऐसा तो हो नहीं सकता, बिल्कुल सही बात है। तो अब देखते हैं मास कितना हो रहा है, ठीक है। H2 में कितना मास है जी, 2। O2 में कितना मास है, चलो इसको प्रॉपर्ली लिखते हैं, ठीक है। H2 में कितना मास है अभी, 2। O2 में कितना मास है, एक ऑक्सीजन के एटम में कितना मास होता है, ऑक्सीजन के एक एटम में मास होता है 16, ठीक है। और 16 × 2 यानी कि 32, और यहाँ पे 2 × 1 यानी कि 2, और यहाँ पे कितना हो रहा है 2 × 1 + 16 यानी कि कितना हो रहा है ये 2 + 2 × 1 सॉरी 2 × 1 + 16 यानी कि 2 + 16 यानी कि 18, ठीक है। तो भैया ये तो मैच ही नहीं कर रहे, 34 एक तरफ आ रहा है और एक तरफ कितना आ रहा है 18 आ रहा है। इसका मतलब क्या है यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे है दिक्कत, ये बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं है। तो आओ इसे बैलेंस करना सीखते हैं। हमेशा बैलेंसिंग में याद रखना यार, सबसे पहले सबसे हैवी एलिमेंट को, सबसे पहले सबसे हैवी एलिमेंट को बैलेंस करो, उसके बाद छोटे वाले एलिमेंट्स पे जाओ, ठीक है। तो मतलब एक स्टैंडर्ड वे बना रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो हैवी यहाँ पे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन पे चलते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन है 2 यहाँ पे, ऑक्सीजन कितना है, एक ही है, तो यहाँ पे 2 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दिया जी। तो देखो बैलेंस हुआ क्या, दो ऑक्सीजन हो गए लेकिन 4 हाइड्रोजन हो गए, 2 × 2 कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। लेकिन यहाँ तो भैया 2 ही हाइड्रोजन है, तो मैं कहता हूँ यहाँ एक 2 लगा दो, और एक बार फिर से चेक करो, तो 2 इधर हाइड्रोजन × 2 ये हो गए जी 4, और 2 ऑक्सीजन। अब यहाँ चेक करो, 4 हाइड्रोजन, 2 × 2 4 हाइड्रोजन हो गए, और 2 × 1 कितना हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए, खत्म बात।
हो गई बैलेंस, इक्वेशन बैलेंस हो गई, वेरी गुड। अब एक कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, 10 to 20 सेकेंड्स अभी स्किप करो, मैं क्वेश्चंस आपके लिख दे रहा हूँ एंड यू हैव टू बैलेंस देम आउट, ओके। अभी वीडियो पॉज करके बैलेंस आउट करो। Fe प्लस H2O गिव्स Fe3O4 प्लस H2, ठीक है। और एक करो आप लोग Na प्लस H2O गिव्स NaOH होल NaH प्लस H2, ओके। ये दोनों क्वेश्चंस आप करेंगे एंड लेट मी नो द आंसर्स इन द कमेंट सेक्शन, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। की टर्म्स कुछ देख लेते हैं यार। ये वैसे हम लोग रिएक्शंस के बीच में हम इनको बहुत बार देखेंगे, प्रेसिपिटेट में समझा चुका हूँ। कैटलिस्ट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो बिना रिएक्शन में इन्वॉल्व हुए, याद रखो मेरी पॉइंट, बिना इन्वॉल्व हुए, बिना अपने आप को कंज्यूम करवाए क्या होता है, बस रिएक्शन का रेट या तो बहुत ही फास्ट कर देता है या फिर बहुत ही स्लो कर देता है। ये होता है कैटलिस्ट, ठीक है। रिएक्शन तेज होगी, जल्दी होगी, धीरे होगी, वो डिपेंड करता है कैटलिस्ट की प्रेजेंस पे, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस मैंने बता दी जिसमें हीट इवॉल्व होगी, और एंडोथर्मिक रिएक्शंस भी मैंने आपको बता दी जिसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, आपको हीट सॉरी एक्सोथर्मिक में हीट क्या होती है, बाहर जाती है, ठीक है। एक्सेल मैंने बताया था ना, एक्सो मतलब एक्सेल यानी कि हीट इवॉल्व, और यहाँ पे हीट क्या होगी, इनटेक होगी, मतलब हीट एब्जॉर्ब की जाएगी, ठीक है। सो दिस इज योर बेसिक्स। ये इतने बेसिक्स थे, आई होप इट इज वेरी क्लियर। अब हम आते हैं चैप्टर पे, ठीक है। दिस इज योर होल चैप्टर, मैंने एक ही पेज पे पूरा का पूरा समराइज कर दिया है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट इट। तो कंटिन्यू करते हैं अपने टॉपिक के साथ, और अब हमारा मेन चैप्टर स्टार्ट होता है जिसमें मेन आपका सारा कंटेंट है। लाइक अभी तक हमने 30% ऑफ चैप्टर आपको हो चुका है, ठीक है। कंसिडर कि 25 to 30% आपका चैप्टर हो गया है। नाउ रिमेनिंग 75% अब हम करने जा रहे हैं, ठीक है। तो वीडियो हल्का सा लॉन्ग हो सकता है, बट ऑलवेज अंडरस्टैंड कि मेरा जो इंटेंशन है वो आपको समझ में आए, ये चीज़ें ये रहेगा, ठीक है। चलो, तो यार पूरा का पूरा माइंड मैप यहाँ पे मैंने दे दिया है कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस हम पढ़ने जा रहे हैं, कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस में कितनी टाइप की पढ़नी है। सबसे पहले ये देख लो, सबसे पहले कितनी पढ़नी है हमको, कॉम्बिनेशन पढ़नी है, डीकम्पोजिशन पढ़नी है, डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट, खत्म, 4 टाइप्स, ओके। इसमें बाद में एक ऑक्सीडेशन रिडक्शन आता है, वो बहुत लिटरल 5 मिनट टॉपिक है, समझ में आ जाएगा तुम्हें, ठीक है, डोंट वरी। तो मेन 4 हैं, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। इन्हें हम करते हैं शुरू, ठीक है। और हाँ, डीकम्पोजिशन में खुद के 3 टाइप्स हैं। डिकम्पोजिशन क्या होता है वो भी बता दूंगा, डू नॉट वरी, ठीक है। कॉम्बिनेशन क्या होता है ये बता दूंगा, डू नॉट वरी, ये आने वाला है। डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है सब बता दूंगा। इसमें 3 टाइप के डिकम्पोजिशन होते हैं, ये भी बता दूंगा। आगे करते हैं स्टार्ट, ठीक है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के साथ। व्हाट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन? सबसे पहले मेरी बात समझो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो सब रिएक्शन होती है जिसमें एक तो सब्सटेंस कभी यूज हो नहीं सकता। कभी कंबाइन कैसे कराओगे किसी चीज को, कंबाइन कराओगे 2 ही चीजों को ना, कम से कम 2 चीज होनी चाहिए तभी कंबाइन होगा, है ना। तो 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टू फॉर्म 1 सब्सटेंस एज अ रिजल्ट। मेरी बात समझे, कहने का मतलब कंबाइन हो गए जितने भी थे, 2 2 3 4 5 6 7 जितने भी हो सकते हैं, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। वो सब कंबाइन करके अगर एक बन जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो एक अगर डमी रिएक्शन हम क्रिएट करें तो हम कह सकते हैं A प्लस बी गिव्स सी, मतलब 2 या 2 से ज्यादा, मिनिमम कितने चाहिए यहाँ पे, 2 सब्सटेंस चाहिए। 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस मिलकर अगर एक सब्सटेंस बनाते हैं तो उनको हम कौन से रिएक्शंस कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शंस कहते हैं, ठीक है, वेरी गुड। अब यहां पे एक पॉइंट लिखा है यूजुअली एक्सोथर्मिक, ठीक है, ये ब्रैकेट में से लिखा है ताकि आप लोग मिस ना करो, ठीक है। प्लीज रिमेंबर कि इन रिएक्शंस में यूजुअली हीट रिलीज होती है, रिएक्शंस में, ठीक है, रिलीज होती है, मतलब यहाँ पे एक्सोथर्मिक हीट अपने आप से निकल रही है, ठीक है, एक्सेल हो रही है। एक्सेल इन द सेंस, एक्सेल का मैंने रिलेशन कैसे बताया था, एक्सेल, ठीक है, ऐसे। अब इसके 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी से मैं उठा के देने वाला हूं। दोनों के दोनों रिएक्शंस को अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। पहला रिएक्शन क्या है, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, ठीक है। बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन क्या होता है ना, मैग्नीशियम को लेते हैं और उसे बर्न करते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में, ठीक है। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बनते हैं, वो भी हम आपको बताएंगे, ठीक है, डू नॉट वरी। चलो, क्वेश्चन कैसे आता है वो भी बताऊंगा, उसकी टेंशन भी मत लो, ठीक है। अब सबसे पहले मेरे को बताओ इस रिएक्शन को बैलेंस किया जाए, बैलेंस करते हैं, ठीक है। तो 2 mg, सॉरी mg एक है, इधर mg भी एक है, इधर ऑक्सीजन 2 है लेकिन ऑक्सीजन एक है, तो इधर ऑक्सीजन 2 करने के लिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगा दिया, अब 2 तो लगा दिया, लेकिन अब दिक्कत देखो सर, mg भी तो 2 हो गया, इधर तो mg एक ही है, तो एक मैं कहता हूँ इधर भी 2 लगा देते हैं, ठीक है। अभी हमारी कैसी रिएक्शन हो गई, अभी बैलेंस रिएक्शन हो गई। अब आओ इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं, ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। अब याद रखना कि जब भी आपका बर्निंग विद मैग्नीशियम रिबन का क्वेश्चन आए तो आपको क्या लिखना है कि मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कैसे बर्न होता है, विद वाइट डैजलिंग फ्लेम,
ठीक है, ये कीवर्ड है, रिमेंबर कीवर्ड, मैंने क्या कहा था, कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, अगर ये नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे, ठीक है। विद वाइट डैजलिंग फ्लेम, कैसे बर्न होता है, बहुत ही चमक से, एकदम से चमक के बर्न होता है, ठीक है। अब ये भी याद रखिए, नेक्स्ट थिंग ये है आपका ये इसको कहते हैं हम लोग मैग्नीशियम ऐश, क्या कहते हैं इसको, मैग्नीशियम ऐश बोलते हैं। ये होता है वाइट कलर का पाउडर, किस कलर का पाउडर होता है, वाइट पाउडर। और हाँ, अब आपसे बोर्ड्स में क्वेश्चन क्या आएगा, बोर्ड्स में क्वेश्चन ये आएगा कि वाई इज मैग्नीशियम रिबन क्लीन्ड, वाई इज मैग्नीशियम रिबन क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ये क्वेश्चन आएगा कि आप उसको साफ क्यों करते हो मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन का मतलब क्या होता है, देखो जैसे लेट्स जस्ट से ये मेरे पास ये पावर बैंक है, ठीक है, तो ऐसे ही एक टुकड़ा होता है मैग्नीशियम का, ठीक है, उसके ऊपर असल में एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है, समझो एक ब्लैक कोटिंग आ जाती है, ये ब्लैक कोटिंग समझो, ये मैग्नीशियम के ऊपर ब्लैक कोटिंग आ गई है, ठीक है। तो इसे घिस के साफ करना पड़ता है। कोटिंग क्यों आती है, आपको लिखना पड़ेगा कि एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है, क्या आ जाती है, एक प्रोटेक्टिव लेयर आ जाती है, किसकी, MgO, मैग्नीशियम जो है वो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके ऊपर एक ब्लैक लेयर चढ़ा देता है। अंदर तो Mg ही है, लेकिन ऊपर किसकी लेयर आ गई, MgO की एक लेयर आ गई है, जिसकी वजह से वो क्या हो गया है, इसकी वजह से क्या हो गया है, वो उसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर आ गई है। अब ये रिएक्शन नहीं कराए, ये जल नहीं पाएगा, तो इसीलिए पहले इसको सैंड पेपर से घिसना होता है, ताकि सामने से मैग्नीशियम दिखने लगे मुझे, समझो ऐसा कुछ मैग्नीशियम दिखने लग जाए, ठीक है, ये चीज। और ये अब देखो व्हाइट डैजलिंग फ्लेम है, व्हाइट डैजलिंग फ्लेम का मतलब क्या है कि सर एनर्जी रिलीज हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है यानी कि कैसी रिएक्शन है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्लियर हो गई बात, दिस इज ऑल, इस कॉन्सेप्ट से इतना ही आएगा, इससे ज्यादा आपका नहीं आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं आपकी, विच इज विद लाइम वाटर टेस्ट, जिसको हम कहते हैं, ठीक है। ये लाइम वाटर टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास आप 10th में पढ़ रहे हो, 11th 12th आपको नहीं छोड़ने वाला है पीछे आपका, तो मेक श्योर यू रिमेंबर इट, ओके। चलो, तो क्या होता है मैं बताता हूँ। ये है आपका क्विक लाइम, याद रखेंगे आज के बाद, क्विक लाइम, व्हाट इज दिस, क्विक लाइम, क्या बोलते हैं इसे, क्विक लाइम बोलते हैं। ये है आपका वाटर एंड दिस इज योर स्लेक्ड लाइम, व्हाट इज, जब इसको पानी मिल जाता है तो इसको क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्लेक्ड लाइम कहते हैं। तो चलो अब इस रिएक्शन को देखते हैं क्या होता है, पहले इसको बैलेंस करते हैं, बैलेंस नहीं है क्या सर, ये बैलेंस देख लेते हैं यार, Ca 1 है, इधर भी 1 है, ठीक है, देख लो Ca 1 है, इधर भी 1 है, H2 2 हैं, H2 इधर भी 2 हैं, O और O 2 हैं, तो O यहाँ पे 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो दोनों मिलके 2 हो गए, यानी कि भाई ये जो रिएक्शन है आपकी कंप्लीटली बैलेंस्ड है। तो आगे बढ़ते हैं, तो सर हमको इस रिएक्शन में याद क्या रखना है, याद रखना कि व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड में हम पानी ऐड करते हैं, तो आपको जो कीवर्ड है इस पूरे आंसर का वो है इट क्या कहते हैं इसे, रिएक्ट्स वाइग्रसली, रिएक्ट्स वाइगरलेसली द कीवर्ड, मतलब एकदम फटते हुए, एकदम एकदम जल्दी में, एकदम ऐसे, एकदम बहुत सारी एनर्जी के साथ ये रिएक्ट करता है, किसके साथ रिएक्ट करता है, कौन कौन रिएक्ट करता है, CaO रिएक्ट करता है किसके साथ, ये इस वाटर के साथ, और क्या बनाता है, CaOH होल ट्वाइस। अब रिएक्ट्स विगरलेसली का मतलब ये होता है कि इसमें बहुत ज्यादा हीट भी इवॉल्व हो रही है, हीट इवॉल्व हो रही है, इसका मतलब ये फिर से एक कैसी रिएक्शन हो गई, एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो गई। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है, गुड। चलो, एक बहुत लार्ज अमाउंट ऑफ हीट निकालता है अपने साथ, ठीक है, तो आप यहां पे चाहे तो लिख भी सकते हो प्लस हीट, मेरी बात समझे। चलो आगे कंटिन्यू करते हैं। इतना ज्यादा हीट होने लगता है कि कई बार आपको स्टीम भी दिखेगी उस बकेट में, जिस बकेट में ये केप्ट, जिसमें आपने रखा है ना इसे, जिसमें आपने CaO और पानी मिलाया, वो बकेट इतना गर्म हो जाता है उसमें से लिटरल स्टीम आने लगती है, ठीक है, ये भी आप एक पॉइंट वहां पे ऐड कर सकते हो, ठीक है मेरी। चलो आओ इसके बारे में कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। स्लेक्ड लाइम के कुछ आपको ना काम पूछेगा वो, कि स्लेक्ड लाइम जी किस किस कामों में काम आता है, ठीक है। तो आपको लिखना है कि ये आपकी वाइट वॉशिंग में काम आता है, किस में काम आता है जी, वाइट वॉशिंग में काम आता है। क्विक लाइम का काम क्या है जी, क्विक लाइम है सीमेंट इंडस्ट्री में काम आता है, सीमेंट एंड स्टील इंडस्ट्रीज में काम आता है, एक रॉ मटेरियल की तरह काम करता है, ठीक है, स्टील इंडस्ट्रीज में, सीमेंट इंडस्ट्रीज एंड स्टील इंडस्ट्रीज में ये यूज किया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो भैया, आपने ये तो बता दिया हमें कि दोनों रिएक्शंस कैसे हैं, कॉम्बिनेशन है, ठीक है, और ध्यान से देखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्यों है, ये तो हमने सोचा ही नहीं, ये तो हमने इसलिए नहीं सोचा क्योंकि हम भूल गए, क्यों, देखो दो रिएक्टेंट्स हैं लेकिन प्रोडक्ट एक ही है, दोनों मिलके एक बना दे रहे हैं, दैट इज अ कॉम्बिनेशन थिंग, राइट, दो हैं पर एक बन जा रहा है,
कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट। और देखो एक्सोथर्मिक भी है, ये दोनों रिएक्शंस एक्सोथर्मिक है, इसलिए मैंने क्या लिखा था, यूजुअली एक्सोथर्मिक। आपके सिलेबस में एक्सोथर्मिक है तो डोंट वरी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। क्या होता क्या है CO2 टेस्ट, क्या होता है, लेट्स डिस्कस दिस नाउ कि CO2 टेस्ट क्या होता है। जब कोई रिएक्शन में, देखो अब इसमें क्या होता है, कभी भी आपको CO2 टेस्ट करना है, एक टेस्ट बनाया गया है, ठीक है। बनाया कैसे गया है मैं बताता हूँ। आपने मान लो ले लिया CaOH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस, और ये कैसा है, ये है एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब इसमें हमने पानी मिला रखा है, CaOH होल ट्वाइस स्लेक्ड लाइम में हमने क्या मिला रखा है, पानी मिला रखा है, बहुत पतला कर रखा है, ठीक है। इसमें जब मैंने CO2 पास किया, इसमें जब मैंने क्या पास किया, CO2 पास किया, तो मैंने देखा कि ये कैसा टर्न कर गया। इसको CO2 मिलते ही, जैसे इसमें CO2 खिलाया तो इसमें क्या मिल गया, इसका कलर कैसा हो गया, मिल्की कलर हो गया, मिल्की। कैसा कलर हो गया, मिल्की, मतलब दूधिया कलर, एकदम वाइट सा हो गया, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है सर, इसको मैं टेस्ट की तरह कैसे यूज करूंगा। देखो सोचो, कहीं पे भी अगर CO2 रिलीज हो रही है किसी भी रिएक्शन में और आपको नहीं पता कि वो CO2 है, तो आप क्या यूज कर सकते हो, आप CaOH होल ट्वाइस यूज कर सकते हो चेक करने के लिए। आप जहां पे भी CO2 निकल रहा है वहां पे क्या डाल दो, CO2 के आसपास क्या फैला दो, CaOH होल ट्वाइस डाल दो। और अगर ये CaOH होल ट्वाइस मिल्की हो गया, इसका मतलब जो गैस रिलीज हो रही थी जो आपको नहीं पता थी कि कौन सी है, अब वो आपको पता चल गया कि वो गैस कौन सी रहेगी, CO2 गैस रहेगी, ठीक है। क्लियर हो गई बात। सो दिस इज ऑल अबाउट योर कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। अब हम चलते हैं इसके बाद हमारी डीकम्पोजिशन रिएक्शंस पे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो यार स्टार्ट करते हैं अपना डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले ये समझो। डीकम्पोजिशन का मतलब क्या है कि कोई एक सब्सटेंस डीकम्पोज कर रहा है अपने मल्टीपल कॉन्स्टिट्यूएंट, सिंपलर कॉन्स्टिट्यूएंट्स में, ठीक है। इतना टफ नहीं करते हैं, सिंपल सा इसमें बना के दिखा रहा हूँ, वो देखो तुम, ठीक है। देखो एक सब्सटेंस है, ठीक है, और उसने क्या किया, अपने सिंपल सब्सटेंस में टूट गया, बस दिस इज डीकम्पोजिशन। या तो दो में टूटेगा या फिर दो से ज्यादा में टूट लेगा, ठीक है। अगर एक सब्सटेंस एक में ही टूटेगा तो उसे टूटना थोड़ी कहते हैं, है ना। ये होता है ऐसे, कम से कम दो में टूटेगा, नहीं तो ज्यादा में भी टूट सकता है। कोई एक सिंपल सब्सटेंस जब डीकम्पोज करता है, ध्यान से सोचो, तो ये कॉम्बिनेशन का जस्ट उल्टा है। कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा था, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस मिलके एक बन रहे थे, लेकिन इसमें क्या है, वो वही एक टूट के अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स में बढ़ जा रहा है, ठीक है। क्लियर हो गई बात। अब सोचो, अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपका एक्सोथर्मिक था तो क्या ये एंडोथर्मिक होगा, बिल्कुल सही। जहां पे कॉम्बिनेशन में जब प्रोसेस हो रहा था तो आपको हीट मिलती थी, याद है, कंबाइन होता था, कोई सब्सटेंस जुड़ रहा है तो उसमें हीट रिलीज हो रही है। लेकिन जब कोई टूट रहा है तो उसको तोड़ने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, एंड दैट इज वाई डीकम्पोजिशन रिएक्शंस आर यूजुअली एंडोथर्मिक रिएक्शंस। एंडोथर्मिक रिएक्शंस, एंडोथर्मिक रिएक्शंस का मतलब आप समझ गए। आपको ये रिएक्शंस करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनको कोई ना कोई टाइप की एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। एनर्जी जब तक इसे नहीं मिलेगी तब तक ये आपकी रिएक्शंस नहीं होंगी। और आपके सिलेबस में तीन टाइप की एनर्जीज हैं। तीन टाइप की एनर्जीज कौन कौन सी है, सबसे पहले समझो, या तो थर्मल एनर्जी, थर्मल, या फिर इलेक्ट्रिक, या फिर फोटोलाइटिक। मतलब कहने का, थर्मल क्या होता है, थर्मल मतलब हीट, हीट एनर्जी। हीट एनर्जी दोगे तो रिएक्शन हो सकती है, या फिर आप इलेक्ट्रिक दे दो, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दो, इलेक्ट्रिसिटी में भी तो एनर्जी है ना। एनर्जी एंड पावर, पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ा है ना फिजिक्स में, तो उसमें देखो इलेक्ट्रिसिटी में भी एनर्जी होती है, एनर्जी इसकी इसके थ्रू दे सकते हो। नहीं तो फोटोलिटिक, भैया फोटोलिटिक कौन सी होती है, फोटोलिटिक वो वाली होती है जिसमें आप, फोटो मतलब क्या होता है, फोटोसिंथेसिस से कुछ रिलेट कर पा रहे हो। फोटोसिंथेसिस कब होता है, सन की प्रेजेंस में, तो सनलाइट, सनलाइट इज बेसिकली व्हाट, फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन का आपका एनर्जी प्रोवाइडर, ठीक है। तो सनलाइट के थ्रू आप जब एनर्जी देते हो, ठीक है, दैट इज कॉल्ड फोटोलिटिक डीकम्पोजिशन, ठीक है। अब कुछ की पॉइंट्स है, उनको आप नोट कर सकते हो, चाहे तो मैं पहले इसकी डेफिनेशन बोल देता हूं छोटी सी, आप वो सुनो। अ डीकम्पोजिशन रिएक्शन इज अ टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच वन सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन इनटू मोर सिंपल सब्सटेंसेस। सिंपल सी बात है, खत्म। यूजुअली इसमें भी जरूरी नेसेसिटी नहीं है, यूजुअली विद द हेल्प ऑफ आइदर हीट, लाइट, या फिर इलेक्ट्रिसिटी। हीट मतलब थर्मल, लाइट मतलब फोटोलिटिक, और इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रोलिटिक डीकम्पोजिशन, ठीक है। तो तीनों टाइप के डीकम्पोजिशन समझ में आ गए। इसको अगर आप सिंबल एक डमी रिएक्शन बनाओगे तो कैसी बनेगी, A गिव्स B प्लस C इन द प्रेजेंस ऑफ एनर्जी, सही बात है। या फिर B ब्रेक्स इनटू, चलो Z कर लेते हैं, Z ब्रेक्स इनटू, मैंने इसको Z को इलेक्ट्रिसिटी दी, Z ब्रेक्स इनटू H प्लस G, लेट्स जस्ट से एनीथिंग, ठीक है। तो दिस इज योर डमी रिएक्शन फॉर किसके लिए, डीकम्पोजिशन रिएक्शन के लिए। इतना समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फर्स्ट टाइप विच इज थर्मल डीकम्पोजिशन। थर्मल डीकम्पोजिशन आपसे ये कहता है कि भाई जी आपने ना ये जो दिया है ना एनर्जी, ये एक्चुअल में कुछ नहीं है बट हीट है,
यहाँ पे भी हीट है, यहाँ पे भी नीचे वाली में भी वो क्या है, वो जो एनर्जी है, ट्राइंगल मतलब एनर्जी, ठीक है, ट्राइंगल मतलब क्या है, वो एनर्जी है, ठीक है, हमने हीट प्रोवाइड करी है, ठीक है जी। ये वाली साइड कौन सी है, रिएक्टेंट साइड। रिएक्टेंट पे देखो, तीनों साइड के रिएक्टेंट देखो ध्यान से, तीनों साइड के रिएक्टेंट देखो, जो मैंने पॉइंट बोला था, तीनों साइड के रिएक्टेंट एक ही है, एक ही रिएक्टेंट है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट नहीं है, ठीक है, क्लियर हो गई मेरी बात। अब देखो CaCO3 का नाम सबसे पहले नोट करो, CaCO3 का नाम क्या होता है, दिस इज कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट। और ये बनता कैसे है, जब स्लेक्ड लाइम CO2 के साथ रिएक्ट करती है ना, तो वो कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है, हार्ड कवर एक, ठीक है, हार्ड कवर बना लेती है किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ओके, ठीक है जी। इसको मैंने दे दी हीट, जब इसे मैंने गर्म किया, किसे, कैल्शियम कार्बोनेट को मैंने गर्म किया, तो क्या हो गया, CaO और CO2 में टूट गया। अब भैया क्या ये बैलेंस्ड है, तो देखते हैं भाई बैलेंस है कि नहीं है। Ca यहाँ पे कितना है, कैल्शियम एक है, यहाँ भी कैल्शियम एक है, यहाँ पे CO2 में C एक है, तो यहाँ पे भी C एक है, और यहाँ O3 है, लेकिन यहाँ पे एक O यहाँ से मिल गया और एक दो O यहाँ से मिल गया, तो तीन O भी हो गए, तो यानी कि केमिकल रिएक्शन तो बैलेंस्ड है। तो भैया मतलब कि रिएक्शन ठीक है, यानी कि ये रही आपकी रिएक्शन पहली जो आपको याद करनी है, ठीक है। क्या होता है इसमें, कंपाउंड्स के नाम नहीं भूलने, कैल्शियम कार्बोनेट ब्रेक डाउन होता है किसमें, क्विक लाइम, दिस इज क्विक लाइम, क्विक लाइम। अगर इसका मैं केमिकल फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो क्या लिखूंगा बताओ, कैल्शियम ऑक्साइड है ये, ठीक है, और ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये तो सबको पता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड होती है। क्लियर हो गई बात, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। चलो जी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो अब आपको मैं पूछता हूं कि भैया क्वेश्चन कैसे आएगा इसमें से, ये बताओ, ठीक है। क्वेश्चन ऐसे आता है यार, देखो वो आपसे पूछेगा, इसका यूज पूछ सकता है, कैल्शियम ऑक्साइड का यूज पूछ सकता है कि एक डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, CaCO3 को मैंने हीट किया तो CaO और कुछ मिला, तो मेरे को बताओ कि CaO का यूज क्या है। या फिर CO2 को भी पूछ सकता है कि CO2 रिलीज हुई कि नहीं हुई, वो कैसे चेक करोगे, तो आप बताओगे कि अगर मैं ये जो गैस रिलीज हो रही है उसमें मैं CaOH होल ट्वाइस पास करा दूं, तो CaOH होल ट्वाइस कैसा बन जाता था, मिल्की, मैंने बताया था मिल्की बन जाता है। और अगर ये मिल्की टर्न हो गया, यानी कि गैस कौन सी है, CO2 गैस है, ठीक है, CO2 गैस का टेस्ट बेसिकली मैं कह रहा हूं, ठीक है। चलो इतना समझ आया, नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज अबाउट FeSO4.7H2O, ठीक है, आयरन सल्फेट को हमने हीट किया, पहले हीट किया, थर्मल हीट दी, तो किसमें टूट गया वो, FeSO4 में आ गया। पहले उसका पानी उड़ गया, पहले उसका पानी इवेपोरेट हो गया, ठीक है, जो उसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है वो उड़ गया, ठीक है। फिर हमने उसे और हीट किया, और हीट दी, और हीट देने पे क्या होता है, वो Fe2O3 में आ जाता है, और बची हुई दो गैसेस और निकलती हैं, SO2 और SO3, SO2 और SO3। अब याद रखना SO2 और SO3 मिला के एक ये एयर पॉल्यूशन पे भी बहुत कंट्रीब्यूट करती हैं, ये एक टॉक्सिक, ये टॉक्सिक गैसेस में होती हैं, आती हैं, दीज आर कॉल्ड टॉक्सिक गैसेस, और ये आपके एयर को बहुत पॉल्यूट करती हैं, और इनकी एक पंजेंट स्मेल होती है, ठीक है, गंदी सी स्मेल होती है, ठीक है, इतना याद रख लो, दैट इज ऑल यू नीड टू नो, ठीक है। इनकी स्मेल कैसी होती है, स्मेल ऑफ, इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्मेल ऑफ बर्निंग, बर्निंग सल्फर। कैसी स्मेल देते हैं ये, कि सल्फर को कोई जला रहा है जैसे, ठीक है, सल्फर को कोई जला रहा है वैसी स्मेल देते हैं। तीसरी रिएक्शन आ जाओ, तीसरी रिएक्शन कहती है, और इस चिंता नहीं करो, सारी रिएक्शंस आपकी एनसीईआरटी की हैं, तो यू डोंट हैव टू चेक योर एनसीईआरटी आफ्टर दिस, अगर मन की शांति के लिए एक बार ऊपर से देख सकते हो बस, ठीक है। बाकी कोई आपको लगता है कि भैया ने कोई टॉपिक स्किप कर दिया है, कोई पॉइंट स्किप हो रहा है, जस्ट लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शंस, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसे कवर कर दूंगा, दैट्स माय गारंटी, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं, PbNO3 देखते हैं। PbNO3 क्या है, लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट। अच्छा बाय द वे, हाँ ये भी याद रखो यार कि ये इनिशियली किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। FeSO4 किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। और जब ये आता है तो दिस इज रेडिश, रेडिश ब्राउन सॉलिड, क्या है ये, रेडिश ब्राउन सॉलिड है। क्लियर हो गई बात, आगे चलते हैं। और ये इसका कलर होता है व्हाइट, ठीक है। जब पानी उड़ जाता है तो ग्रीन किस कलर में से चेंज हो गया, आयरन किस कलर का हो जाता है, व्हाइट कलर का हो जाता है। FeSO4 जब आयरन सल्फेट बचता है विदाउट वाटर तो व्हाइट हो जाता है, और व्हाइट से फिर वो रेडिश ब्राउन हो जाता है। तो क्वेश्चन कैसे फ्रेम करेगा एग्जाम में, ऐसे पूछेगा कि एक सब्सटेंस था, हमने उसको हीट किया जो ग्रीन कलर का था, फिर वो व्हाइट कलर का हो गया, फिर उसे हमने और हीट किया तो एक पंजेंट स्मेल निकली, देखो एक पंजेंट स्मेल निकली, और उसका कलर हमने देखा कि रेडिश ब्राउन है जो सॉलिड बचा नीचे। ऐसे पूछेगा क्वेश्चन, तो तुम्हें आइडेंटिफाई करनी होगी कि वो इस रिएक्शन के बारे में बात कर रहा है। आई होप आई मेड माई सेल्फ क्लियर, एक बार फिर से सुनो, आराम से सुनो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे, लेड नाइट्रेट। लेड नाइट्रेट क्या होता है, आओ स्टार्ट करते हैं, ठीक है। लेड नाइट्रेट एक आपका येलो सॉलिड होता है, कैसा सॉलिड होता है, येलो सॉलिड होता है, ठीक है। कैसा सॉलिड होता है, येलो सॉलिड। अब हमने इसे हीट किया, तो हीट किया तो लेड ऑक्साइड बचा, लेड ऑक्साइड रह गया,
एंड लेड ऑक्साइड किस कलर का होता है सर? बताओ 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 बताओ। सॉरी, लेड ऑक्साइड आपका होता है येलो कलर का, ठीक है। लेड ऑक्साइड इज येलो कलर। आई एम रियली सॉरी, दिस इज नॉट येलो कलर, ओके, आई एम रियली सॉरी। ये होता है आपका येलो सॉलिड। ये जो भी होता है छोड़ दो उसको, उसको मेंशन भी नहीं है एनसीईआरटी में, यू डोंट हैव टू इवन वरी अबाउट इट, ओके। बट द की पॉइंट, इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखो, इस रिएक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको ये याद रखना है कि यहां भी पंजेंट स्मेल आती है, यहां भी पंजेंट स्मेल आती है, बट ये ना गैस जो है NO2, ये अपने हाथ एक कलर लेके निकलती है, दैट इज ब्राउन कलर। मतलब जब ये निकल रही होगी ना उस रिएक्शन में से, तो ब्राउन कलर की दिखाई देगी आपको, लिटरल दिखाई देगी। यहाँ पे कोई कलर का मेंशन नहीं था, ऊपर आकर कोई कलर का मेंशन नहीं था। तो पंजेंट स्मेल देखते ही ये मत सोचना कि ये वाली रिएक्शन है, हमेशा ये देखना कि पंजेंट स्मेल साथ में ब्राउन गैस लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर ब्राउन गैस लिखा है यानी कि वो ये वाली रिएक्शन की बात कर रहा है, NO2 वाली रिएक्शन की बात हो रही है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर, ओके। और ये रही आपकी डीकंपोजिशन रिएक्शन। एक कंपाउंड जब मल्टीपल में टूटता है, एक कंपाउंड मल्टीपल में टूट गया, एक कंपाउंड मल्टीपल में टूट गया। कंटिन्यू करें, आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलिटिक डीकंपोजिशन में भाई सिंपल सी बात है, डीकंपोजिशन कराना है, लेकिन किसका यूज करना है? इलेक्ट्रिसिटी। तो लो जी, इलेक्ट्रिसिटी जोड़ दी। एनसीईआरटी का डायग्राम है, आप लोग एनसीईआरटी के बुक खोलें बगल बगल और देखें, ठीक है। अब याद रखो, याद रखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। देखो, H2O जब ब्रेक करता है, नीचे रिएक्शन देख लो, चलो ठीक है, रिएक्शन देखो। मेरे को बताओ, H2O जब ब्रेक करता है, H2O जब ब्रेक करता है तो कौन कौन से उसमें आता है बताओ? आयन्स में टूटता है, एक हाइड्रोजन आयन में और एक ऑक्सीजन में टूटेगा, ठीक है, बिजली। अब याद रखना कि ये जो पानी होता है ना, ये बेसिक पानी नहीं होता है। नॉर्मल पानी में करंट इतना कंडक्टिव नहीं होता है, तो इसमें हम थोड़ा सा, आप इसको कहते हो, हम इसमें एसिड, हल्का सा एसिड, डाइल्यूट एसिड ऐड कर देते हैं, ठीक है, ताकि इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाए, ताकि ये बिजली को कंडक्ट कर सके। डाइल्यूट एसिड ऐड कर देते हैं, या फिर हम इसमें क्या जोड़ देते हैं, थोड़ा सा सॉल्ट डाल देते हैं, ताकि इसमें आयंस आ जाएं, ताकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने लगे। तो याद रखें कि कभी भी ये सिर्फ बेसिक पानी नहीं होता, इसके अंदर कुछ ना कुछ आपका सामान होता है, या तो एसिड या फिर सॉल्ट, ठीक है, जो कि इसको कैसा बनाता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लायक बनाता है। अब आते हैं मेन पॉइंट पे। क्या है मेन पॉइंट इस पूरे के पूरे रिएक्शन में से? मैं पहले हाईलाइट कर दे रहा हूँ, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसको हम आखिरी में पढ़ेंगे, क्या होता है इसका मतलब, ठीक है। इस इतने के बेसिस पे पूरा क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में कई बार, बट पहले हम समझते हैं होता कैसे है। पानी टूटा, पानी में इलेक्ट्रिसिटी पास करी, आपका H2 बना और O2 गैस बनी। H2 गैस और O2 गैस, अब ये डिकम्पोजिशन क्यों है? क्योंकि आपका रिएक्टेंट कितना है? रिएक्टेंट एक है और दो प्रोडक्ट्स बन गए। रिएक्टेंट एक है, दो प्रोडक्ट्स बन गए। अब रिएक्टेंट एक है, दो प्रोडक्ट्स बन गए अगर, तो भाई ठीक है जी, डिकम्पोजिशन तो हो गया, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू भी हो गया, लिख भी दिया मैं, एरो के ऊपर लिखते हैं हमेशा, याद रखना, हमने कुछ भी उसको प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो चलो, अब मुझे बताओ, हाइड्रोजन का जो आयन होता है पॉजिटिवली चार्ज होता है कि नेगेटिवली चार्ज होता है? चलो मेरे को ये बताओ। हाइड्रोजन का हमेशा जो आयन होता है वो H प्लस होता है, रिमेंबर। और ऑक्सीजन का आयन कैसा होता है? O2 नेगेटिव होता है। तो ये एक क्या है? ये एक क्या है? दिस इज कैटायन। ये क्या है? कैटायन। और ये क्या है? एक एनायन है। अब याद रखना, कैटायन मतलब कैटायन पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो कैटायन किस वाले कैथोड पे जाएगा? किस वाले इलेक्ट्रोड, सॉरी, किस वाले इलेक्ट्रोड पे जाएगा? जो नेगेटिवली चार्ज होगा। और नेगेटिवली चार्ज कौन सा होता है? कैथोड होता है। याद रखना मेरी बात। और एनायन कैसा होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है, तो नेगेटिव चार्ज किस पे जाके चिपकेगा? पॉजिटिव वाले पे। और पॉजिटिव वाला कौन सा होता है? एनोड होता है। मेरी बात समझ में आई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है अंडरस्टैंडिंग, ये आपको लिखना है पेपर में। मैं ऐसे बता रहा हूं आपको, इसको वर्ड फॉर्मेट में लिखना है कि H2 गैस एंड O2 gases are released. H2 is a anion, sorry, H2 is a cation formed by H cation, H plus cation, and it goes to cathode, and O2 goes to anode, which is positively charged electrode. ठीक है जी। देखो कहने का मतलब, अब देखो आप इसमें बता सकते हो, कैसे बता सकते हो? देखो, ऑक्सीजन यहाँ रिलीज हो रही है, यहाँ पे हाइड्रोजन रिलीज हो रही है, ठीक है। ऑक्सीजन इधर, ऑक्सीजन इधर और हाइड्रोजन इधर। तो मुझे बताओ, ऑक्सीजन मतलब O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव मतलब ये कैसा है? एनायन है। एनायन किस पे जाएगा? नेगेटिव चार्ज हमेशा किस पे जाएगा? पॉजिटिव वाले पे जाएगा। और पॉजिटिव का मतलब, पॉजिटिव का मतलब, पॉजिटिव का मतलब एनोड, यानी कि ये वाली जो साइड है वो कौन सा इलेक्ट्रोड है? दिस इज योर एनोड। तो देखो यहाँ पे लिख भी रखा है एनोड, ये रहा एनोड, ये रहा एनोड, ठीक है। आगे कंटिन्यू करते हैं। हाइड्रोजन H प्लस, हाइड्रोजन कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है। अब पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव वाले पे जाएगा, तो नेगेटिव वाला कौन सा हो गया? ये वाला हो गया, ठीक है। नेगेटिव कौन सा हो गया? ये वाला हो गया, जो कि कौन सा हो गया? कैथोड। देखो यहाँ पे लिखा भी है कैथोड। कैथोड नेगेटिवली चार्ज होता है, इसीलिए यहाँ पे H प्लस आयन पहुंचता है हाइड्रोजन वाला, ठीक है जी। क्लियर हो गई बात? एनसीईआरटी का डायग्राम है। आई होप ये रिएक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा क्लियर है। प्लीज़ इस रिएक्शन को बहुत सीरियसली लेना, बहुत बार आती है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर रिएक्शन 100% आने के चांसेस रहते हैं। ऑलमोस्ट हर ऑल्टरनेटिव ईयर में मैंने ये क्वेश्चन देखा है, ठीक है जी। चलो अब आगे बढ़ते हैं।
इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। यस, ये जो मैंने हाईलाइट किया था अब उसे देख लेते हैं। याद रखना, कई बार ऐसा क्वेश्चन में पूछ लेगा कि रेशियो ऑफ हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन, तो हमेशा याद रखना रेशियो ऑफ हाइड्रोजन इज डबल द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम होता है वो डबल होता है ऑक्सीजन के वॉल्यूम के कंपैरिजन में, ठीक है। हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम होता है, देखो यहाँ पे भी तुम देख सकते हो डायग्राम में भी, तो देखो यहाँ पे अगर इतनी हाइट तक आपकी ऑक्सीजन भरी है तो यहाँ पे दुगनी हाइट तक आपकी क्या भरी है, हाइड्रोजन भरी है। तो हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो हमेशा कैसा है, 2 टाइम्स होता है किसके, ऑक्सीजन के वॉल्यूम के। इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ होता है, इसका एक्सप्लेनेशन होता है बैलेंसिंग में। आओ इसको बैलेंस करते हैं, ठीक है। देखो H2O जब टूटा तो क्या क्या बनाया, H2 और O2 बनाया। H2 और O2 कैसे कैसे बनाया, अब बैलेंस तो है नहीं है क्योंकि ऑक्सीजन भैया इधर तो एक ही है लेकिन इधर एक दो है, तो इधर दो लगा दो, दो लगा दिया। लेकिन भैया अभी भी दिक्कत आ रही है, क्यों, क्या दिक्कत आ रही है कि भैया अब तो H4 हो गए, तो इधर 2 कर दो। तो अब देखो यहाँ पे देखो इसका कोफिशिएंट यहाँ 2 है और इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। तो यहीं से आता है रेशियो। मेरी बात समझे कि हाइड्रोजन का जो वॉल्यूम है वो 2 टाइम्स होता है क्योंकि दुगनी, जितना ऑक्सीजन निकल रहा है उसके 2 गुना टाइम्स हाइड्रोजन निकल रहा है। अगर हर हर एक ऑक्सीजन पे 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स निकल जा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन गैस क्या है, डबल ऊंची है। मेरी बात समझे कि नहीं समझे, आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। चलो, बर्निंग ऑफ कैंडल, क्या है बर्निंग ऑफ कैंडल का भैया, इसका मतलब ये एक टेस्ट है, कह सकते हो टेस्ट ऑफ हाइड्रोजन गैस। जब भी एक कैंडल में लगाऊं, मान लो मेरी कैंडल, और इस पे मैंने ब्लो करी, मेरी हाइड्रोजन गैस ब्लो करी, तो याद करना ये एक पॉप साउंड के साथ कैंडल क्या होती है, पट 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 आवाज करके चिरमिराती है और बुझ जाती है, एक्सटिंग्विश हो जाती है, ठीक है। क्योंकि हाइड्रोजन सपोर्टर नहीं है कंबस्शन का, याद रखना। हाइड्रोजन जो है H2 गैस क्या है, सपोर्टर तो नहीं है, सपोर्टर नहीं है, बट इसके साथ कैसी आवाज आती है, पॉप साउंड आती है, ठीक है। और यही अगर मैं ऑक्सीजन डाल दूं इसमें, तो ऑक्सीजन तो सपोर्टर है, तो कैंडल और ज्यादा बढ़ जाएगी, कैंडल की फ्लेम बढ़ जाएगी, समझे मेरी बात। याद रखना कैंडल बुझ जाएगी, हाइड्रोजन के केस में हमेशा कैंडल क्या हो जाएगी, पॉप साउंड, पॉप 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 करेगी, ज्यादा हाइड्रोजन आई तो एक्सटिंग्विश हो गई, ठीक है। लेकिन अगर वही O2 होगा तो वो सपोर्ट करेगा कंबशन को और कैंडल और ज्यादा जलेगी। आई होप दिस आई हैव मेड माई पॉइंट क्लियर। एक बार फिर से देखो इस पूरे डायग्राम को, इस पूरे पेज को समझो, ठीक है, एंड गो थ्रू योर एनसीईआरटी वंस, ओके। आ जाओ, लेट्स नाउ कंटिन्यू विद द लास्ट डिकम्पोजिशन टाइप, दैट इज फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन। मैंने बताया था फोटोलिटिक डिकम्पोजिशन कौन सा होता है, जिसमें हम फोटो का यूज करते हैं। फोटो इज सनलाइट, ठीक है, तो सनलाइट का यूज करना है जी। यानी कि जो ट्राइंगल है भैया वो असल में किसको दिखा रहा है, वो सनलाइट को दिखा रहा है। मैं कहता हूं बिल्कुल, ये ट्राइंगल जो है वो किसको दिखा रहा है, सनलाइट को दिखा रहा है, ठीक है। सनलाइट में क्या है, AgCl, AgCl का कलर कौन सा होता है, बताओ जल्दी 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 जल्दी, सोचो सोचो सोचो, ठीक है। Ag का कलर कौन सा होता है, कौन सा होता है भूल गए, वेरी नाइस, ठीक है। देखो इसका कलर होता है वाइट, AgCl इज वाइट इन कलर, लेट मी जस्ट क्रॉस चेक वंस, ठीक है। यस, सो AgCl इज वाइट इन कलर, ठीक है। और वाइट इन कलर को मैंने कहाँ रख दिया, सनलाइट में बस रख दिया। अब सनलाइट मिल रही है तो इसमें से क्या होगा, क्लोरीन गैस निकल जाएगी, बचेगा आपके पास ये प्योर सिल्वर, जिसका कलर क्या हो जाएगा आपके सामने, ग्रे दिखेगा आपको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस इज ऑफ AgBr विच इज सिल्वर ब्रोमाइड। ये क्या था, सिल्वर क्लोराइड, ये था सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड को भी मैंने रखा, इसका कलर क्या होता है, इसका कलर होता है लाइट येलो, याद रखना इस चीज को, ठीक है। कलर्स ही हैं इस पूरे चैप्टर में, कलर से खेलना है, फिर गैसेस से खेलना है, ठीक है, यही सब करते रहना है। लाइट येलो कलर है, इसको मैंने धूप में रखा, ये बन गया आपका ग्रे, और फिर से ये Br गैस आपकी निकल गई, बात खत्म, सिल्वर मेटल आपको अचीव हो गया, ठीक है। डिकम्पोज करके देखो फिर से, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस क्यों है, क्योंकि एक रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स, एक रिएक्टेंट मल्टीपल प्रोडक्ट्स जस्ट बाय द यूज ऑफ हीटिंग, ठीक है, क्लियर हो गई। तो दिस इज योर होल डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन को प्लीज अच्छे से प्रिपेयर करना, ये वाली रिएक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें पंजेंट स्मेल वाला पॉइंट याद रखना, पंजेंट स्मेल दोनों में आती है, बट इसमें आती है एक ब्राउन गैस, इसमें कलर कोई नहीं होता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। और इनके नाम, इनके कलर्स याद रखना, ग्रीन वाइट देन रेडिश ब्राउन, और यहाँ पे येलो सॉलिड होता है पहले से, और ये क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये वाइट वॉशिंग करके जब सूख जाती है दीवार तो कैल्शियम कार्बोनेट क्लियर आ जाती है, जिसको हम कहते हैं कि अरे दीवार, अरे क्या कहते हैं, वाइट वॉशिंग करा दीजिए जी, वो वाली बात होती है ना। तो बस क्विक लाइम आ गया, इसको डिकम्पोज किया, क्विक लाइम बन गया। क्विक लाइम के फैक्ट्री यूजेस, इंडस्ट्री यूजेस याद रखना, किस में यूज होती है, सीमेंट इंडस्ट्रीज और स्टील इंडस्ट्री में यूज होता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और CO2 गैस का टेस्ट याद रखना अपना, CO2 गैस का टेस्ट कौन सा था, CaOH मिलाएंगे तो क्या होता है, CaOH होल ट्वाइस जो है आपका एक सोल्यूशन वो मिल्की टर्न कर जाता है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट डिकम्पोजिशन रिएक्शंस।
तो चलो यार, लेट्स कंटिन्यू विद डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। ठीक है, अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। यार डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बहुत आसान है, ठीक है, इसको तुम अपनी लाइफ एग्जांपल से भी समझ सकते हो। ठीक है, ऑल्दो मैं वहां जाना नहीं चाहता हूँ क्योंकि तुम लोग बहुत बदमाश हो और तुम लोग खुद को डिस्ट्रैक्ट कर लोगे। ठीक है, बट तुम मेरी बात समझना मैं कहना क्या चाहता हूँ। ठीक है, तो चलो ऐसा कुछ समझो कि तुम ये हो, या फिर चलो तुम ये नहीं हो, कोई और है, ये तुम हो और तुम्हारे साथ कोई मित्र हैं आपके। ठीक है, अब मित्र से मेरा मतलब आप समझ सकते हैं। ठीक है, बट ऐसा कुछ हुआ कि इन मित्र का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गया, आपके इन मित्र का इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो गया और इन मित्र ने इनको कन्विंस कर लिया कि आप मेरे साथ आ जाओ और तुमको लात मार दी। ठीक है, आई एम रियली सॉरी टू से दिस, बट ऐसा होता है लाइफ में, कई बार होता है। ठीक है, लोगों के साथ, आई होप आप लोगों के साथ ना हो। ठीक है, बट कमिंग बैक टू द टॉपिक, होता क्या है कि एक, अगर हम इसको टेक्निकल टर्म्स में बात करें, एक टेक्निकल टर्म में बात करें हम इसको, तो होता क्या है, एक ज़्यादा रिएक्टिव मेटल या फिर एक ज़्यादा रिएक्टिव सब्सटेंस या केमिकल कंपाउंड या केमिकल एलिमेंट, एक एलिमेंट क्या करेगा, एक मोर रिएक्टिव चीज एक लेस रिएक्टिव चीज को, दिस इज लेस रिएक्टिव, एक लेस रिएक्टिव चीज को उसकी जो बॉन्डिंग थी उससे डिस्प्लेस कर देता है और अपनी जगह बना लेता है किसी थर्ड एलिमेंट के साथ जिसके साथ पहले कोई और था। ठीक है, समझ में आई बात? मतलब ए बी सी के पास गया और देखा बी सी का बॉन्ड बड़ा वीक सा है, मेरे साथ ज्यादा अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड करेगा सी, और उसने सी के साथ बॉन्ड बना लिया, बी को छोड़ दिया। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब भैया लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कब किसको रिप्लेस करेगा, कौन कब किसको डिस्प्लेस करेगा, हमें कैसे पता चलेगा? तो मेरे भाइयों और बहनों, इसके लिए आपको बना के दी गई थी एक रिएक्टिविटी सीरीज। अगर क्लास 9th में आपको याद ना हो, क्लास 10th की आप रिएक्टिविटी सीरीज देख लीजिए। ठीक है, क्या है इस रिएक्टिविटी सीरीज में, वो बताता है कि टॉप पर आपका सबसे रिएक्टिव मेटल है, मतलब ये कहीं भी आ गया तो इससे ज्यादा कुछ रिएक्टिव है ही नहीं, ये हमेशा रिएक्शन कर सकता है। कौन? पोटेशियम। नीचे जाओगे तो रिएक्टिविटी कम होती जाएगी, मतलब एल्यूमिनियम से कम है जिंक से कम है आयरन से जिंक है कम है लेड, फिर हाइड्रोजन, फिर कॉपर, फिर मरकरी। सबसे लेस रिएक्टिव कौन सा है? गोल्ड। मेरी बात समझे? तो मान लो मैं तुमको कहता हूं कि एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पहला तुम्हारा देखो, ये है Zn प्लस HCl गिव्स ZnCl2 प्लस H2। क्या हो रहा है यहाँ पे? बैलेंस कर लेते हैं, 2 यहाँ पे है तो 2 यहाँ पे है तो 2 वहां पे हो गया, बैलेंस हो गया रिएक्शन। ठीक है, चलो जिंक क्या है? एक मेटल है। अब वो HCl उसके सामने बैठा है। अब देखो HCl में H ऊपर है या फिर Zn ऊपर है, मेरे को बताओ। H ऊपर है या Zn ऊपर है, बताओ। H ऊपर है या Zn ऊपर है? Zn ऊपर है, यानी कि जिंक क्या है? हाइयर रिएक्टिव मेटल है। हाइयर रिएक्टिव मेटल है, इसका मतलब क्या है? Zn आएगा, अपनी जगह इसके साथ बनाएगा और H2 को बाहर मार देगा, लात कहेगा तुम जाओ। ठीक है, तो H2 यहां से इवॉल्व हो जाएगी। ठीक है, इसका एक छोटा सा डायग्राम आपकी एनसीईआरटी में भी दे रखा है। कैसे कि देखो, जिंक ग्रेन्यूल्स लिए हैं, ये जो छोटे छोटे हैं ये जिंक ग्रेन्यूल्स हैं, इसमें हमने क्या डाल दिया? डाइल्यूट HCl डाला है। डाइल्यूट HCl, यहाँ पे HCl लिखा है, ये नहीं कि HCl और एकदम कंसंट्रेटेड पलट दिया जाके, नहीं नहीं नहीं, दिस इज योर डाइल्यूट HCl। डाइल्यूट HCl डाला तो यहाँ पे फिजिंग साउंड हुई, फिज 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 जैसी साउंड हुई, यहाँ पे बबल्स बने। वो बबल्स बनना ही क्या दिखा रहा है कि वहां पे कोई गैस जनरेट हुई, और गैस हमें यहाँ पे तो दिख रही है, लेकिन असली में जब हम रिएक्शन एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हमें पता नहीं होगी कि कौन सी है। लेकिन हमने क्या पढ़ा है? हमने ये पढ़ा है कि H2 गैस का एक टेस्ट होता है। कौन सा टेस्ट होता है? कि अगर हम उसके आगे ले आए कैंडल, एक कैंडल ले आए और कैंडल के सामने हमने H2 गैस निकाल दी, तो वो कैसे जलती है? पॉप साउंड के साथ, पॉप पॉप पॉप। देखो लिखा है ना, बर्निंग ऑफ हाइड्रोजन विद अ पॉप साउंड। कैंडल कैसे बर्न करेगी? एक पॉप साउंड के साथ बर्न करने लगेगी। ठीक है, तो दैट इज इट। ये छोटा सा डायग्राम था जो इसको एक्सप्लेन करता है पूरे इस फिनोमेना को। क्या है? जिंक ग्रेन्यूल्स में आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला तो वहां से कुछ गैस रिलीज हुई, उस गैस को आपने पास कराया सोप सॉल्यूशन से, और यहाँ से ऊपर आके वो जली, जब बर्न किया उसने, और बर्न किया तो उसमें पॉप साउंड आई, जिससे हमें क्या पता चला कि वो जो गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी गैस है? H2 गैस है। दिस इज इट। इतना ही आसान है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की अगर आपको डेफिनेशन सुननी है तो सुनो, मैं आपको बताता हूँ। Displacement reaction is nothing but a reaction in which a chemical reaction in which a more reactive element displaces a less reactive element। एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट ने कम रिएक्टिव एलिमेंट को उसकी जगह से, उसके कंपाउंड से रिप्लेस कर दिया, और बस खत्म। ये हो गया आपकी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सेकंड एग्जांपल देख लो इसका, Fe प्लस CuSO4 गिव्स FeSO4 प्लस Cu। अब देख लो भाई, Fe या फिर Cu में से कौन सा ऊपर है, कौन सा नीचे है? Fe यहां बैठा है और Cu नीचे बैठा है। अब नीचे बैठा है Cu, मतलब Cu लेस रिएक्टिव है, आयरन ज्यादा रिएक्टिव है। अब ज्यादा रिएक्टिव है तो क्या हो जाएगा? सिंपल सी बात है, आयरन उसकी जगह ले लेगा कॉपर के आके। आयरन आया, उसने सल्फेट को बोला कि देखो ये तो लेस रिएक्टिव है, मैं ज्यादा रिएक्टिव हूँ, मेरे साथ आ जाओ। ठीक है, तो मैं इसके साथ आ गया, FeSO4 और Cu को उन्होंने भगा दिया।
कंपाउंड से ही भगा दिया। तो यहाँ पे भी क्या हो गया, एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जो मेन चीज़ आपको पढ़ने वाली है, जो आपको याद रखने वाली जो चीज़ है, वो ये है कि H2 गैस जो है वो पॉप साउंड के साथ बर्न होगी, एक चीज़ ये है। ठीक है, और Zn क्या होता है, हाइड्रोजन से ज्यादा रिएक्टिव होता है, ये चीज। अब इस वाली रिएक्शन के क्या, ये क्या पॉइंट आपको याद रखने लायक है, वो यहाँ पे आप एक्सपेरिमेंट में समझोगे। देखो क्या लिखा है, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिफोर एक्सपेरिमेंट, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बिफोर एक्सपेरिमेंट। ये रहा मेरा एक्सपेरिमेंट में, एक टेस्ट ट्यूब में मैंने क्या ले लिया, CuSO4 ले लिया। अब CuSO4 में मैंने जैसे ही आयरन नेल डाला, आयरन नेल डाल दिया मैंने इसमें, आयरन नेल डाला तो उसमें से आयरन में क्या होता है, Fe, तो Fe को क्या मिला, Fe प्लस CuSO4 यहाँ पे हो गया। अब यहाँ पे Fe प्लस CuSO4 का रिएक्शन हुआ तो Fe किसके साथ चला गया, FeSO4 के साथ चला गया और Cu रह गया। ठीक है, तो अभी ऐसा जब हुआ तो FeSO4 किस कलर का बन गया, ग्रीन कलर का बन गया। FeSO4 ग्रीन कलर का बन गया, और उसी नेल पे, जो नेल अंदर था, जो नेल अंदर था उस पे जो कॉपर है इसके अंदर, वो कॉपर इसके ऊपर चढ़ गया, कॉपर ऊपर चढ़ गया तो वो नेल किस कलर का हो गया, ब्राउन कलर का हो गया। दैट इज इट, इतनी सिंपल सी रिएक्शन है। आयरन नेल टेकन आउट फ्रॉम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे आयरन सल्फेट, ये जो आपका आयरन सल्फेट सॉल्यूशन है, पहले ये था ब्लू कलर का, फिर ये हो गया ग्रीन कलर का। ग्रीन कलर का क्यों हुआ, आपको पता है क्यों हुआ, क्योंकि आपको मैंने बता दिया है कि CuSO4 और Fe का जब रिएक्शन होता है तो Fe आके से डिस्प्लेस कर देता है और FeSO4 बना देता है, जो कि किस कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। ठीक है, और ये किस कलर का होता है, CuSO4 किस कलर का होता है, ये होता है आपका ब्लू कलर का। ठीक है, और वो जो कॉपर इसमें रह गया, अब FeSO4 के साथ चला गया, लेकिन जो कॉपर रह गया वो कॉपर किसके ऊपर आ गया, उस नेल के ऊपर आके जम गया, तो नेल हमारा किस कलर का हो गया, ब्राउन कलर का नेल हो गया। और ये थी आपकी पूरी की पूरी रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यही दो रिएक्शंस आपके सिलेबस में भी हैं, यही दो आपको पढ़नी है, इसके अलावा आपको नहीं पढ़नी है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देखते हैं हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। सर ये क्या सीन है, ये तो बड़ा ही खतरनाक सा कुछ लग रहा है। देखो लेट मी एक्सप्लेन। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा। इसमें एक कीवर्ड जो है दैट इज आयन एक्सचेंज। व्हाट इज द कीवर्ड, आयन एक्सचेंज। कुछ नहीं है, AB है प्लस CD है गिव्स AC प्लस BD। मेरी बात समझे, A जो B के साथ था वो B के साथ चला गया, और D के साथ जो C था वो A के साथ चला गया। बस इन्होंने अपने अपने आयंस एक्सचेंज कर लिए। मतलब मान लो A प्लस B नेगेटिव था और C प्लस D नेगेटिव था। ठीक है, या फिर सॉरी C माइनस D प्लस था। ठीक है, तो क्या हुआ, A जो B माइनस था वो पहले A प्लस का चिपका हुआ था, बट उसे दिखा कि एक D प्लस भी तो है, तो वो D प्लस के पास चला गया। और यहां से C माइनस उठा और कहा B माइनस तो चला गया इधर, तो मैं A के पास आ जाता हूँ, क्योंकि माइनस और प्लस साथ में रह गए फिर से। ठीक है, बस खत्म। इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा हाँ, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस आर आल्सो नोन एज प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इनमें अक्सर प्रेसिपिटेट बन जाता है, तो इनको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस कहते हैं। ये एक्सोथर्मिक भी होती हैं, मतलब एनर्जी इसमें रिलीज हो रही है, ये भी याद रखना। ठीक है, और इसमें क्या है, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है बिटवीन टू रिएक्टेंट्स। दो रिएक्टेंट्स हो गए ना, अब देखो एक रिएक्टेंट नहीं है, बहुत ध्यान से देखो, एक रिएक्टेंट ये है, एक रिएक्टेंट ये है, और दोनों रिएक्ट करके दो ही प्रोडक्ट बना रहे हैं, बट इन दोनों के आपस में बीच बीच की चीजें चेंज हो गई। ठीक है, आई होप दिस इज अंडरस्टूड। ठीक है, इन्हें हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। लिख लेना ये पॉइंट प्लीज। ठीक है, गो एंड वॉच दिस वीडियो प्रॉपरली, अच्छे से देखो। आई वुड से प्लीज फास्ट करके ना देख रहे हो, आई होप। ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, पहली रिएक्शन आपकी एनसीईआरटी में एक्टिविटी 1.10 की रिएक्शन है, दैट इज, अब इसे नाम देना सीखो, नाम देना सीखो। व्हाट इज दिस, बताओ मेरे को। सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड, बेरियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, खत्म। चारों के नाम आपको पता चल गए, बैलेंस आपको करनी है, दैट इज योर होमवर्क। और देखो हुआ क्या, Na के साथ SO4 था, देखो चलो इसको मैं बना देता हूं, Na प्लस और SO4 2 माइनस था, और Ba 2 प्लस और Cl माइनस था। सही बात है, ये सारे आयंस लिख दिए मैंने, इसके दो आयंस ऐसे टूटे, इसके दो आयंस ऐसे टूटे। अब BaSO4 के साथ चला गया, और NaCl में Cl किसके पास आ गया, Na के पास आ गया, तो दो अलग अलग कंपाउंड बन गए, BaSO4 और NaCl। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपको याद क्या रखना है कि ये कंपाउंड और ये कंपाउंड कौन कौन से, ये दोनों NaSO4 और BaCl2, NaSO4 and BaCl2, these both compounds are colorless, these both compounds are colorless in nature, but यहाँ पे एक आपको सॉलिड जो मिला BaSO4 जो आपको सॉलिड मिला, दैट इज अ वाइट प्रेसिपिटेट। कैसा प्रेसिपिटेट है ये, इसको लिख लो, बल्कि इसको मैं लिख दे रहा हूं ताकि आप लोग से स्किप ना हो। दिस इज
वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट पीपीटी, ठीक है। और ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों हैं कलरलेस। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक है। और NaCl एक्वस फॉर्म में रह गया, एक्वस मतलब लिक्विड फॉर्म में नमक घुला हुआ रह गया वहां पे, ठीक है। चलो जी, ये देखो यहाँ पे यही वाला एक्सपेरिमेंट कर भी रखा है, अगर आप ध्यान से देखो तो क्या है, टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग, लेट मी गेट माई रेड पेन, ठीक है। टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग बेरियम क्लोराइड, BaCl2 है इसमें, और इसमें क्या है, सोडियम सल्फेट, Na2SO4, BaCl2 और NaSO4 मिलाया तो क्या बना हमारा, इसके अंदर देखो जो क्रिस्टल्स बन गए वो क्या थे, वाइट वाइट है ना, देखो वाइट कलर के क्रिस्टल्स हैं। वाइट कलर के क्रिस्टल्स का मतलब क्या है, BaSO4, और जो सॉल्यूशन जो रह गया, दिस इज व्हाट, योर NaCl एक्वस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं यार। एक आखिरी रिएक्शन इस चैप्टर की आपकी जो बची है, दैट इज योर PbNO3। रुको मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, हाँ ठीक है। आओ इनके नेमिंग कर लेते हैं पहले, सबसे पहले नेमिंग क्या है, PbNO3 क्या होगा, लेड नाइट्रेट, और ये क्या है, पोटेशियम, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड। चलो जी, और यहां पे क्या बना, लेड आयोडाइड, और यहां क्या बना, पोटेशियम, पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है जी। अब देखो ध्यान रखना, मैंने क्या कहा था, डबल डिस्प्लेसमेंट में दोनों के दोनों जो सब रिएक्टेंट्स होते हैं वो किस फॉर्म में होते हैं, एक्वस फॉर्म में होते हैं। तो ये भी एक्वस, ये भी एक्वस, यहाँ पे देखो ये भी एक्वस था, याद रहे मेरी ये पॉइंट, ये एक्वस था, ये एक्वस था, क्योंकि ये स्टेट लिखने ना लिखने पे भी नंबर कटते हैं, याद रखना। ये एक्वस था, एक्वस था, दोनों एक्वस मिले तो एक सॉलिड बना, एक एक्वस रह जाएगा। सेम यहाँ पे भी होगा, एक्वस था, एक्वस था, एक सॉलिड बना और एक एक्वस रह जाएगा, ठीक है। अब आओ देखते हैं कैसे इनका चेंजिंग, इनका वो कैसे होता है, ठीक है। देखो PbNO3, K और I, K का हमको पता है +1, ठीक है, I का पता है हमें -1, ठीक है। फिर Pb का हमें पता है +2, ठीक है, +2, और ये हमें इसका पता है -1, सही बात है। तो देख लो भाई, Pb I के साथ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई जब होगा तो PbI2 बन जाएगा, और K किसके साथ चला गया, NO3 के साथ चला गया, तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो KNO3 बन गया, सही बात है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो कलर्स आपको इसमें याद रखने हैं, देखो PbI2 इज अ, देखो यहाँ पे देखो कलर मैंने इसलिए लेके भी आया मैं, इट इज अ येलो कलर्ड PPT फॉर्म होती है यहाँ पे, येलो कलर्ड PPT क्या है हमारी, क्या है हमारी, दिस इज योर लेड आयोडाइड प्रेसिपिटेट, ठीक है जी। और ये एग्जांपल है डबल डिस्प्लेसमेंट का, क्यों, क्योंकि देखो क्या हुआ, PbNO3 इसका आयन, ये आयन पेयर था, ये आयन पेयर था, लेकिन अब आयन पेयर कौन कौन से हो गए, ये दोनों हो गए और ये दोनों हो गए, तो एक्सचेंज हो गया, किसका, आयंस का एक्सचेंज हो गया, ठीक है जी। दिस इज ऑल। और आपको जो याद रखने वाला पॉइंट है, ये रिएक्शन किस में यूज होती है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस यूज होती है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस में यूज होती हैं, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज होती है, एंड ऑल्सो इन सोप मेकिंग, ठीक है जी। तो दिस इज योर होल पेज अबाउट डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एक बार मैं डेफिनेशन रीड कर दे रहा हूं ताकि तुम लोग डेफिनेशन भी एक बार सुन लो, ठीक है। रिएक्शन in which a type of chemical reaction in which where two compounds react by exchanging their ions, दो कंपाउंड थे, दोनों रिएक्टेंट थे, उन दोनों के आपस में एक्सचेंज क्या हुए, आयंस एक्सचेंज हो गए, टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड्स, नए कंपाउंड्स बन गए, ठीक है। ये कंपाउंड इसके साथ सेम थोड़ी है, समझ रहे हो मेरी बात, ये कंपाउंड और ये कंपाउंड अलग अलग है, ठीक है जी, गुड। चलो अब चलते हैं लास्ट टॉपिक पे, दैट इज योर ऑक्सीडेशन रिएक्शंस, या फिर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शंस, उनको देख लेते हैं। 4 रिएक्शंस आपकी सिलेबस में टोटल है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, ये आपकी बुक से ही मैंने उठाया है, 1 2 सॉरी, दिस इज ओनली वन रिएक्शन, दिस इज एक ही रिएक्शन है, ये दूसरी है, तीसरी, 3 रिएक्शंस आर देयर इन योर सिलेबस, 3 रिएक्शंस आर देयर इन योर सिलेबस, ओके। ये दोनों एक ही रिएक्शन का पार्ट है। देखो नाउ लुक एट मी, याद रखना जो मैं कह रहा हूँ, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन आ रहा है, ठीक है। यानी कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, जब भी ऑक्सीडेशन की बात होगी कहीं पे तो उसमें क्या ऐड हो रहा होगा, ऑक्सीजन ऐड हो रहा होगा, या फिर उसमें से हाइड्रोजन हटा दो, इसी का उल्टा मैडम रिडक्शन बन जाते हैं, मेरी बात समझे। रिडक्शन क्या हो जाएगा, रिडक्शन बस ऑक्सीडेशन का याद रखो, ऑक्सीडेशन मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, तो रिडक्शन मतलब ऑक्सीजन का निकलना या फिर हाइड्रोजन का जुड़ना, बस खत्म हो गया। इससे ज्यादा कुछ है नहीं आपको ऑक्सीडेशन रिडक्शन में। आओ देख लेते हैं, खत्म कर देते हैं इसे यहीं पे। CuO, चलो एक अच्छा सा कलर ले लेते हैं, लास्ट स्लाइड है, अच्छे से करते हैं, ठीक है। देखो CuO और H2,
अब बताओ, पहले ये वाली रिएक्शन देखो, नीचे वाली, सीयू के पास कुछ नहीं था, सीयू अकेला बैठा है, ठीक है, लेकिन उसमें बाद में देखो रिएक्टेंट साइड में तो ओ जोड़ा जब हमने, तो यहाँ पे आखिरी प्रोडक्ट में उसमें ओ जुड़ गया, तो क्या मैं कह सकता हूँ सीयू को अपने साथ ओ मिल गया, यानी कि कॉपर का यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अब मैंने इसी सीओ को उठा लिया और यहाँ पे रख दिया, ओके जी। अब मैं जब यहाँ रख दिया तो अब यहाँ रखा तो यहाँ पे मैंने जोड़ दिया इसका हाइड्रोजन, मैंने इसको हाइड्रोजन का रिएक्शन कराई और इसको हीट दी थोड़ी सी ताकि हाइड्रोजन रिएक्ट करे इसके साथ। तो क्या हुआ, हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन को वापस अपने पास खींच लिया। अब ऐसा क्यों हुआ समझो, ऐसा क्यों हुआ समझो, ये है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो हाइड्रोजन ऊपर है या फिर सीयू ऊपर है, बताओ मुझे, हाइड्रोजन ऊपर है या सी ऊपर है, हाइड्रोजन ऊपर है ना, हाइड्रोजन ऊपर है, इसलिए हाइड्रोजन ने क्या किया, ऑक्सीजन को अपने साथ ले लिया और सीयू को अकेले छोड़ दिया। ये किसका एग्जांपल हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का भी एग्जांपल चल रहा है यहाँ पे, ठीक है जी। तो डिस्प्लेसमेंट हो गया किसका, ऑक्सीजन का डिस्प्लेसमेंट हुआ किसकी वजह से, हाइड्रोजन की वजह से, हाइड्रोजन क्योंकि ज्यादा रिएक्टिव था, ठीक है, खैर वो टॉपिक नहीं है, समझो। हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिला, हाइड्रोजन को ऑक्सीजन मिला तो हाइड्रोजन का यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या मिल गया उसको, ऑक्सीजन मिल गया। और कॉपर के पास ऑक्सीजन था लेकिन ऑक्सीजन उसमें से निकल गया, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। आई होप दिस इज क्लियर, मेरी बात समझ में आई, ठीक है। अब देखो Zn के पास यहाँ पे ये है, Zn के पास क्या है, ऑक्सीजन है, बट कार्बन आया बगल में और कार्बन ने क्या बोला, मैं ऑक्सीजन को ले जा रहा हूं। तो कार्बन को ऑक्सीजन मिल गया तो कार्बन का हो गया ऑक्सीडेशन और जिंक का हो गया रिडक्शन, क्योंकि जिंक में से ऑक्सीजन निकल गया तो उसका क्या हो गया, देखो जिंक में से रिडक्शन, रिडक्शन कब बोलते हैं, रिडक्शन कब बोलते हैं, जब ऑक्सीजन निकल जाए। तो ऑक्सीजन निकला जिंक में से, पहले था इसमें फिर बाद में नहीं है, पहले था इसमें फिर बाद में नहीं है, और बाद में नहीं है का मतलब क्या है कि इसमें से ऑक्सीजन निकल गया यानी कि इसका रिडक्शन हो गया, बस खत्म। अब आओ नीचे वाले एग्जांपल पे, लास्ट एग्जांपल, विद दिस आवर लेक्चर विल बी एंडेड। एक बार फुल फोकस जोड़ो और पूरा सब अपना कंबाइन करो। आई होप यू आर राइटिंग इट डाउन, जो जो मैं पॉइंट्स कह रहा हूँ आप लिख रहे हो उनको, ठीक है। MnO2 यहाँ बैठा है, MnO2 के पास ऑक्सीजन पहले से है, लेकिन वो बाद में क्या हो गया, उसमें से Mn में से हमने ऑक्सीजन निकाल लिया है, यानी कि Mn का क्या हो गया, रिडक्शन हो गया, ठीक है। HCl, यहाँ HCl है, यहाँ पे H के पास O आ गया, Cl हट गया, H के पास O आ गया का मतलब समझ रहे हो, H के पास O आने का मतलब O ऐड हुआ, O ऐड हुआ यानी कि H का यहां से यहां में क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। अच्छा जी सर क्लोरीन के बारे में बताओ ना थोड़ा सा। यार देखो क्लोरीन किसके साथ था, हाइड्रोजन के साथ था। क्लोरीन किसके साथ था, रुको मैं इसको रेड पेन चेंज करता हूं। क्लोरीन किसके साथ था, हाइड्रोजन के साथ था, लेकिन लेकिन क्या हुआ, क्लोरीन अकेला हो गया, इसमें से हाइड्रोजन निकल गया है, पहले हाइड्रोजन था बट हाइड्रोजन अब निकल गया है। हाइड्रोजन निकलने का मतलब समझ रहे हो, हाइड्रोजन निकलना, हाइड्रोजन निकलना मतलब क्या हुआ है, क्लोरीन का ऑक्सीडेशन हुआ है, क्लोरीन भी ऑक्सीडेशन में गया है, समझे बात, ऐसे देखते हैं। तो यहाँ पे एक का रिडक्शन हुआ है, दो का ऑक्सीडेशन हुआ है, दैट इज योर होल यूनिट। आई होप यार आपको पूरा समझ में आया हो, ठीक है। मैं बहुत ही जल्द इस पूरे चैप्टर के PYQs इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आऊंगा इन द नेक्स्ट सीरीज। एक और प्लेलिस्ट सेपरेट बना देते हैं उसके लिए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बहुत लंबा हो गया, पूरा चैप्टर बहुत लंबा खिंच गया, बट नेवर माइंड। आई होप आप लोग को समझ में आया हो, जहां भी समझ में ना आया हो प्लीज लेट मी नो इन डाउन इन द कमेंट सेक्शंस, एंड प्लीज ऑल्सो अगर कोई टॉपिक में से स्किप हो रहा है लेट मी नो, एंड यस आई विल गेट बैक टू यू सून। टिल देन टेक केयर, पढ़ते रहो यार, एकदम बढ़िया से पढ़ो, बिकॉज बोर्ड्स आ रहे हैं और 1 महीने का है, 1 महीने की मेहनत है यार, लगा दिल लगा के करते हैं, एंड यप वी लेस इट, टेक केयर, बाय बाय।